नमस्कार दोस्तों, आज हमारे यहाँ सुखधार में एक बच्चों ने प्रोग्राम रखा है, युवाओं ने, नेहरू युवा केंद्र चंबा द्वारा। तो हम भी वहीं पर ही जा रहे हैं और साथ में मेरे छोटे भाई जगदीश सोनी जी भी। और वहाँ जाकर के ये भी है कि आज देशभक्ति का गाना लगाएंगे और एक काव्य पाठ मैं भी करूँगा। तो आगे की रूपरेखा जो है वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। ये साथ में ये भी लिया है मैंने, छोटा लड़का जो है विशाल सोनी, इसका भी एक भाषण मैंने तैयार किया है। शायद हो सकता है मौका मिला तो इससे भी एक भाषण करवाएंगे। तो धन्यवाद। उसे विधिवत तरीके से शुरू करवाएं। आप स्लोनी यूथ ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं, आप आगे आएं और इस प्रोसेस को, आज के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय और सभी गेस्ट ऑफ ऑनर्स, जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, स्पेशली फिरोज सर फ्रॉम बनकेत एंड गोल्डी फ्रॉम शिमला, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और नेहरू युवा केंद्र चंबा आज ओरिएंटेशन ऑफ यूथ के ऊपर एक कार्यक्रम करवाने जा रहा है। आप सभी का युवाओं एवं बच्चों के इस कार्यक्रम में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। भाजपा प्रकोष्ठ जिला मोर्चा से आदरणीय भाई हर सिंह जी, स्थानीय एवं पहाड़ी परंपरा से जुड़े हुए चंबा के लोकप्रिय कवि भाई खेतीराम जी, जो गांधी फेलोज हैं, इन्हें बैज पहनाकर सम्मानित करेंगे। नेहरू युवा केंद्र चंबा मैं दिनेश शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि अपने पंचायत समिति के सदस्य एवं नौजल केसरी रहे मैं दीन मोहम्मद जी से भी आग्रह करूंगा कि आप साथ ही रहें और क्रम वाइज अपने महेंद्र जी को भी कथे लंबाई रूप से बैज पहना करके सम्मानित करेंगे। मेडिकल डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ मंचा से अपने भाई तेज सिंह ठाकुर जी को बैज पहना करके सम्मानित करेंगे। आगे जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको सूचना दी गई थी विभिन्न सारे टॉपिक्स के ऊपर, सम्मानित करेंगे। सोनी जी को, दिनेश जी और अपने दीन मोहम्मद जी बैग पहना करके सम्मानित करेंगे। सम्मानित करेंगे। जो पहले मैं इस खूबसूरत वादियों में मुझे पहुंचाने के लिए
आदरणीय दिनेश शर्मा जी का नेहरू युवा केंद्र चंबा का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ। मेरा नाम फिरोज कुमार रोज़, मैं अध्यापन से भी जुड़ा हुआ हूँ, एक लेखक हूँ। विभिन्न विषयों पर बच्चों के लिए गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग के प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करते हैं और इसके साथ साथ बच्चों के लिए वर्कशॉप भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं। एज अ ट्रेनर भी मैं काम कर रहा हूँ, एज अ लेखक और एज अ स्पीकर भी काम कर रहा हूँ और जिला चंबा के बनीखेत का रहने वाला हूँ। और इस खूबसूरत वादी में, सलूनी की इन वादियों में और खासकर इस हिमगिरी के क्षेत्र में पहली बार मुझे आने का मौका मिला है। अभी छोड़ नहीं सकते, तो हमें जो जीवन यापन के लिए ज़रूरी है पढ़ाई करना, हम वो भी नहीं छोड़ सकते। और मेरा ऐसा मानना है कि केवल जब हम स्कूल में हो तभी पढ़ाई, अपनी इस सीखने की जो प्रवृत्ति है इसे हम ताउम्र आगे इसी तरह से रखें। मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन सुबह से यहाँ की जो लोकल डायलेक्ट्स है, जो लोकल लैंग्वेज है, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी समझने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा था। हमारे एक्स प्रधान साहब यहाँ बैठे हैं, इनकी भी भाषा में थोड़ी समझने की कोशिश कर रहा था और काफ़ी कुछ मैं समझ भी रहा था। तो सीखने के लिए मुझे लगता है एक उम्र भी कम पड़ जाती है। अगर हम चाहें तो तमाम उम्र सीखते रहें तो बहुत कुछ है इस दुनिया में सीखने के लिए। किसी एक विषय पर हम सीख सकते हैं, लेकिन अगर बहुत सारे विषय जिनके ऊपर हम सीख सकते हैं। और बच्चों से छोटे छोटे काम ये ले रहे थे और इस तरह से छोटे छोटे प्रोग्राम है, लेकिन इनका आयोजन करना, अगर हम सिर्फ करियर की बात करें तो हमें क्या करना है, उन 8-10 को फिर ध्यान से देखना है और उनमें से कोई 5 विषय हमने निकाल देने। जो 5 शौक है वो हमने निकाल देने। फिर आप बैठिए, टाइम लीजिए, इसमें एकदम नहीं होने वाला है। 2-4 दिन और लीजिए, हफ्ते लीजिए, 10 दिन लीजिए। अपने माता पिता से पूछिए, जिन टीचर ने आपको पढ़ाया उनके पास जाइए कि सर मैंने ये शौक़ लिखे हैं, क्या ये शौक़ मेरे पूरे हो सकते हैं, क्या मैं ये बनना चाहता हूँ, क्या ये बन सकता हूँ। टीचर के पास क्यों जाना, अपने माता पिता के पास क्यों पूछना आपने? क्योंकि आपके माता पिता ने आपको ग्रो करते हुए देखा है, आपके टीचर्स ने आपको ग्रो करते हुए देखा है। तो वो दूसरी चीज़ क्या बताएंगे आपको, एबिलिटी, कि आपके अंदर वो काबिलियत है वो शौक़ पूरे करने की, वो बनने की। तो इंटरेस्ट और एबिलिटी, अगर कुछ पता नहीं चल रहा है तो इंटरेस्ट अपना चेक करो और फिर पूछो कि मेरे अंदर, अपने आप से ही पूछ सकते हैं आप, मेरे अंदर ये काबिलियत, पता होता है खुद को कि मेरे अंदर इस काम को करने की काबिलियत है या नहीं है। जैसे आपने आर्ट्स रखना है, कॉमर्स रखना है, साइंस रखना है, कोई बताने वाला नहीं है। तो आप 10वीं के जैसे एग्ज़ाम दिए आपने, आप क्या करें, आर्ट्स की कुछ बुक्स ले आए। जैसे उसमें क्या बुक्स होंगी आर्ट्स की, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इस तरह की बुक्स होंगी। उन बुक्स को अपने पास रखें। फिर कॉमर्स की बुक ले आए, अकाउंटेंसी, ठीक है, इकोनॉमिक्स होगा, बिजनेस स्टडीज़ होंगे, ये सब्जेक्ट है, इनकी बुक्स ले लें। फिर साइंस में आप क्या करें, मैथ की बुक रख लें, बायो की बुक रख लें, केमिस्ट्री की बुक रख लें, फिजिक्स की बुक रख लें, उनको पढ़ना शुरू करें। आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा आपका इंटरेस्ट कौन सब्जेक्ट में बन रहा है, आपको वहीं से पता लग जाएगा। अगर कुछ नहीं पता चल रहा तो वहीं से पता लग जाएगा आपका। अगर किसी का इंग्लिश में इंटरेस्ट आ रहा है, इट मीन्स उसकी इंग्लिश की लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, आगे वो लैंग्वेज में अच्छा कर सकता है, हिंदी में भी अच्छा कर सकता है, इंग्लिश में अच्छा कर सकता है, उसका इंटरेस्ट बन रहा है। कोई कॉमर्स में अगर कैलकुलेशन में जाना चाहता है, मैथमेटिक्स, तो इस तरह से आपको वो बुक्स ही बता देंगी कि मुझे, मेरे लिए लाइफ में अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है। क्योंकि नॉलेज तो हम गेन कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे नॉलेज होने के बावजूद भी हमारे हाथ में जॉब नहीं होती। पता क्यों? क्योंकि हमारे अंदर स्किल्स नहीं। क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी डिपार्टमेंट हमें जॉब हमारे नॉलेज के बेस पे नहीं देता है। हमें स्किल भी चाहिए उस नॉलेज को आगे फर्दर अप्लाई करने की। क्योंकि अगर आपको टीचर बना दें, जैसे किसी ने बोला इंग्लिश का, आपको इंग्लिश का टीचर बना दें, ठीक है, आपको इंग्लिश का नॉलेज है, लेकिन आप क्लास में बच्चों को बता नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर टीचिंग स्किल नहीं है। क्योंकि जिस लेवल का नॉलेज आपके पास है, उस लेवल का नॉलेज आपके सामने जो बच्चे बैठे होंगे उनके पास नहीं होगा। तो आपको अपना नॉलेज उनको ट्रांसफ़र करने के लिए उनके लेवल पे जाना पड़ेगा। तो वो उसके लिए कोई आपको स्किल चाहिए। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको कुछ पर्टिकुलर स्किल चाहिए पहले। तो मेरा कहने का इतना मतलब है कि अगर आपने ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ करने के लिए वाकई आप सीरियस हैं, तो आप अपने नॉलेज के साथ साथ अपनी स्किल के ऊपर भी काम करें, ठीक है। जिनमें मेन स्किल है गोल सेटिंग। अपने गोल्स बनाएं, छोटे छोटे गोल्स बनाएं। जैसे आप +1 में हैं, गोल बनाएं कि इस
मेरा इन +1 में जो 5 सब्जेक्ट मेरे पास है, इन 5 में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि आपको आगे बढ़ना फिर एक सब्जेक्ट के साथ ही पड़ेगा। +1 में तो 5 है, +2 में भी 5 है, माना आपके आगे ग्रेजुएशन में भी इतने रहेंगे, एक ही सब्जेक्ट रहेगा ना। उस एक सब्जेक्ट को शुरू में ही आइडेंटिफाई कर लें और उस एक सब्जेक्ट के साथ ही आपको अपना करियर आगे बढ़ाना है। तो अपनी गोल इस हिसाब से बनाएं। अब जैसे +1 में छोटे छोटे गोल क्या बना सकते हैं आप कि मुझे इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स लाने हैं, छोटे छोटे गोल आप तैयार करें। हिंदी में मुझे इतने मार्क्स लाने, जैसे आप सपोज करो आपने डिसाइड किया मुझे 80% मार्क्स लेने या फिर जब ढाका ये कहर बर्बाद हो जाते हैं गांव हो या शहर, नशा मुक्ति की चलाओ ऐसे लहर, जो लहर पहुंचे हर गांव हो या शहर। संभल जाए इंसान बात सुन लगा के दो कान, नशा नहीं करूंगा दिल में ले ठान, खुद पे कर ले ये एहसान, बच जाएगी तेरी बाकी की जान, नहीं तो रह जाएगा तू 2 दिन का मेहमान। नशा करने वालों सुन लो जो भी है नर नारी, ठोकरे खाते देखे हमने कई दर बदर, और उजड़ते हुए देखे हमने कईयों के घर। अरे कैंसर जैसी घातक बीमारियों से तो डर, इसीलिए अब तो बस कर, जो पीता है बीड़ी का धुआं, खोद रहा है वो अपने लिए मौत का कुआं। जो पीता है शराब पी के बनता वो नवाब, बड़े बड़े खाता ख्वाब, छोटे बड़ों को देता जवाब, मगर बाद में लीवर हो जाता है खराब। जो पीता है चर्स उन पे आता है हमें तरस, क्योंकि उनकी बीमारी ठीक नहीं कर सकता कोई डॉक्टर हो या नर्स। छोड़ो सभी प्रकार का नशा, नहीं तो हो जाएगी दुर्दशा। धन्यवाद। जय हिंद। क्या हूँ मैं, बस यही सवाल करती हूँ। तुम नारी हो, लाचार हो, बेचारी हो, बस यही जवाब सुनती हूँ। तुम नारी हो, लाचार हो, बेचारी हो, बस यही जवाब सुनती हूँ। बस यही जवाब सुनती हूँ। लाचार नहीं, बेचारी नहीं, धधकती चिंगारी हूँ, छेड़ो मत जल जाओगे। लाचार नहीं, बेचार नहीं, धधकती चिंगारी हूँ, छेड़ो मत जल जाओगे। मैं दुर्गा और काली हूँ, मैं दुर्गा और काली हूँ। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यापक वर्ग व मेरे समक्ष बैठे सभी छात्र एवं छात्राओं, मैं मंजू कुमारी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हिमगिरी पाठशाला की छात्रा आज आपके सामने नारी सशक्तिकरण के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ, जो कुछ इस प्रकार से है। सर्वप्रथम आप सभी सोच रहे होंगे नारी सशक्तिकरण का अर्थ क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ नारी सशक्तिकरण का अर्थ है। नारी सशक्तिकरण का अर्थ है कि कहीं भी किसी भी राज्य या किसी भी प्रदेश में महिलाओं को स्वतंत्रपूर्ण कार्य करने या बिना किसी भेदभाव के कार्य करने की अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इसे ही नारी सशक्तिकरण कहा जाता है, इसे ही नारी सशक्तिकरण कहा जाता है। मेरे देश के युवाओं ने अपनी कुर्बानियों से दी है, मेरे देश के युवाओं ने अपने बलिदान से इस देश को आजादी दिलवाई है। शायद ही कोई राज्य ऐसा जिला रहा होगा जहां से मेरे देश के युवाओं ने अपना बलिदान ना दिया होगा। 25 से 30 वर्ष की आयु में सबसे ज्यादा मेरे युवाओं ने अपना बलिदान दिया। आज मेरे देश में 70% से अधिक आबादी युवाओं की है। मेरे देश का युवा आज विश्व में सबसे ज्यादा है, इसलिए मेरे देश के निर्माण में इन युवाओं की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। पर जब हम जमीनी स्तर की बात करते हैं तो यह युवाओं की भूमिका हमें कहीं नजर नहीं आती है। मेरे देश का युवा नैतिकता के तौर पर बिछड़ चुका है। मेरे देश का युवा पाश्चात्य संस्कृति को आज अपना रहा है। मेरे देश का युवा डिजिटल युग में डिजिटल मीडिया का उपयोग सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। मेरे देश का युवा डिजिटल मीडिया में नकारात्मक चीजों में पड़ चुका है। मेरे देश का युवा उस डिजिटल मीडिया का उपयोग महत्वपूर्ण तौर पर अपने देश के विकास में कर सकता है, पर मेरे देश का युवा ऐसा नहीं कर रहा है। मेरे देश का युवा एक तरफ कुर्बानी दे रहा है सरहदों में और दूसरी तरफ वही देश का युवा अलगाववाद के नारे भी कश्मीर में लगाता है। मेरे देश का युवा नशे में विलीन भी दिखाई दे रहा है और मेरे देश का युवा आज ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रहा है। मेरे देश का युवा 18 वर्ष की आयु में यूएई में सीए भी बनता है और उसी देश का युवा 18 वर्ष की आयु में दिल्ली में निर्भया जैसे कांड भी करता है। मेरे देश का युवा भटक चुका है। मेरे देश का युवा अपने देश को सशक्त राष्ट्र नहीं बना पा रहा है। मेरे देश का युवा आज उन
गलतियों में उलझ चुका है, जहां से मेरे देश के युवा जो है राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी नहीं निभा पा रहा है। स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस जी ने जिस युवा राष्ट्र की कल्पना की थी, आज वो कहीं नजर नहीं आ रही है। मेरे देश का युवा भटक चुका है, मेरे देश का युवा सशक्त राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पा रहा। मेरे देश के युवा का आज आदर्श चंद फिल्मी नायक हैं, ना कि सुभाष चंद्र बोस और विवेकानंद जी। मेरे देश का युवा भटक चुका है, मेरे देश का युवा आज सशक्त राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पा रहा है। एक युवा होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है, मेरी यह जिम्मेवारी है कि मैं अपने देश को उन ऊंचाइयों पर ले जाऊं जहां ये प्राचीन काल में विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। मेरा काम नहीं, कुछ चंद युवाओं का काम नहीं, हम सब युवाओं का ये काम है कि हम इस देश को सशक्त राष्ट्र बनाएं, विश्व गुरु बनाएं, इसकी पुरानी पहचान इसे दिलाएं। मेरे देश का युवा कब जागेगा, कब इस देश को विश्व गुरु बनाएगा? मेरे देश का युवा भटक चुका है, मेरे देश का युवा सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी नहीं देगा। जब जब देश के युवाओं ने एक साथ मिलकर काम किया है, इतिहास गवाह है, तब तब उस देश का विकास हुआ है और तब तब उस देश की सफलता जो है वो सुनिश्चित हुई है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, निवेदन है सब युवाओं से कि अपने देश को उन ऊंचाइयों पर ले जाना है हमने जहां से ये विश्व गुरु था, जो इसकी प्राचीन पहचान रही। अपनी पंक्तियों को मैं विराम देना चाहूंगा इस कुछ चंद पंक्ति से। देश को विकास करना है तो, देश का विकास करना है तो सब युवाओं में जोश भरना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा इन सब बातों को आप। देश का विकास करना है तो युवाओं में जोश भरना पड़ेगा। नजरिया बदलेगा, नजर भी बदलेगी, नजर बदलेगी, नजरिया भी बदलेगा, मगर पहले सोच में बदलाव लाना पड़ेगा, मगर पहले सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए डिक्लेमेशन भी और बीच बीच में हमारी जो और भी एक्टिविटीज़ हैं उनको भी कंप्लीट करते हुए आप मेरा निवेदन रहेगा गोल्डी मैम से, मैम आप स्टेज पर आएँ। और गोल्डी मैम नीति आयोग से हैं, पिरामिड फाउंडेशन से, दीदी से तो उनके लिए जोड़। सबसे पहली बात तो मैं पहली बार ही इंटरैक्ट कर रही हूँ, ऐसे बच्चों से बात कर रही हूँ और मतलब ऐसे किसी गांव में आकर के मतलब भाषण दे रही हूँ, तो बड़ा ही थोड़ा सा मतलब नर्वस फील करूँगी शायद, मुझे लग रहा है। तो चलो कोई नहीं। और थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू सर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और उसके लिए थैंक यू कहना चाहूँगी। आप सभी का थैंक यू कि आप लोग बैठे हुए हैं अभी तक और सुन रहे हैं बातें। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा नाम गोल्डी नेगी है और मैं शिमला की रहने वाली हूँ। तो बाकी जो मेरी एजुकेशन है, मैंने MA की है हिस्ट्री में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। तो अभी मैं B.Ed भी कर रही हूँ, साथ में स्टूडेंट हूँ मैं भी आप लोगों की तरह, लेकिन थोड़ा बड़ी हूँ, ठीक है, बड़े लेवल पे हूँ। और अभी मैं एक पिरामल फाउंडेशन है जो कि नीति आयोग के साथ जिसका काम है। नीति आयोग एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, एक डिपार्टमेंट है, उसमें काम करते हैं। तो पिरामल का इसके साथ संबंध है, तो मतलब साथ मिलकर के काम करते हैं। बेसिकली ये लोग एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और फाइनेंशियल पे, एग्रीकल्चर पे, ये सब काम करता है जो पिरामल है। तो मैं भी एक गांधी फेलो हूँ और एक और मेरे साथ मेंबर है फारिया खानम, वो भी गांधी फेलो है। तो वो थोड़ा ट्रैवल कर रहे हैं, लेट पहुँचेंगे, उसके लिए सॉरी। और सेकेंडली अब यूथ को एनकरेज करना है, यूथ ओरिएंटेशन चल रहा है। मैं एक मतलब थोड़ा स्टोरी के माध्यम से ही थोड़ा सा एनकरेज करूँगी आप लोगों को, आप लोगों के ही लेवल का अपने ही स्टोरी बताना चाहूँगी। तो एक्चुअली क्या है कि आप लोग अभी +1 +2 में हैं, आप लोगों के एम्स होंगे, बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में, राइट, बहुत कुछ सोच रहे होंगे, बहुत सारे जैसे सर ने बताया कि आपकी स्ट्रीम्स होती है, अलग अलग होती है सब कुछ, ठीक। तो उसमें क्या है कि बेसिकली मैं थोड़ा सा एक एग्ज़ाम्पल अपना ही देती हूँ। मैं जब 10th क्लास में थी तो मेरे बहुत ही कम परसेंटेज आए थे, क्योंकि एक ICSE बोर्ड होता है, जैसे यहाँ पे आई थिंक CBSE बोर्ड है, HP बोर्ड है, एक ICSE बोर्ड होता है।
तो उसमें क्या होता है, जैसे आप लोग स्ट्रीम ले लिया है, आपने +1 में ले लिया है, तो मेरा स्ट्रीम उस टाइम 9th में ही ले लेते हैं ICSE बोर्ड में। तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने फोर्स करा कि साइंस रखो, साइंस रखो, साइंस रखो, क्योंकि साइंस एक बहुत ही ज़्यादा ऐसे लगता है कि अरे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं साइंस वाले, तो हम साइंस लेंगे। तो मेरे से भी रखवा दिया साइंस। लेकिन सीरियसली बोलूँ तो मेरा हर एक चीज़ में इंटरेस्ट है, मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मेरे को ये पढ़ाकू वाली ज़िंदगी मुझसे नहीं जी जाती। सॉरी, मैं थोड़ा प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं यूज़ करूँगी, ठीक है, क्योंकि अभी अभी कॉलेज से पास आउट हुई हूँ, तो साधारण सी लैंग्वेज यूज़ करूँगी। तो वही, तो मुझसे मेरी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा कम आए, जिस वजह से ये था कि मुझे स्कूल में जो +1 में काफ़ी एडमिशन लेने के लिए प्रॉब्लम हुआ था। तो पहले मेरा हिमाचल से ही मैंने 10th तक पढ़ाई किया, उसके बाद चंडीगढ़ में गई पढ़ाई करने। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे 57% आए थे। तो 57 में चंडीगढ़ में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि वहाँ पे जैसे तैसे, तो बेसिकली वहाँ पे मैं आर्ट्स में आ गई, ठीक है। वहाँ पे मुझे मेडिकल में तो नहीं मिला, फिर भी स्टिल मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे कि नहीं मेडिकल में लेना है, मेडिकल में लेना है, ठीक है। तो नहीं लिया, आर्ट्स में मेरे को जाके एडमिशन मिला, और स्कूल भी महामारी से मुकाबला करने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। आत्मनिर्भर भारत से अभिप्राय है कि देश बिना किसी दूसरे देश की सहायता से खुद पर निर्भर रहे, उसे किसी दूसरे की मदद न लेनी पड़े। भारत वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना में विश्वास करता है, क्योंकि भारत दुनिया का ही हिस्सा है, इसलिए जब भारत की प्रगति होती है, अगर करना चाहे इंसान तो बहुत कुछ कर सकता है। इसमें किसी भी उम्र की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ 1.5-2 साल हुए कविताएं शुरू की, आज सर लगभग 10,000 सब्सक्राइबर मेरे YouTube पे हो चुके हैं। और तो सर ने जो मतलब शुरू में मुझे इतना सर अच्छा लगा ना, गाइडलाइन बच्चों को बहुत ही ज़रूरी होती है। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा सर, मैं 1-2 अपनी रचनाएं पढ़ूँगा, एक मैं जुलाई में पढ़ूँगा और एक अपनी हिंदी में पढ़ूँगा। सर स्वागत है, सर स्वागत है। ये एशिया के कवियों में सम्मिलित हो चुकी है मेरी कविताएं, अनंत प्रताप शौका का। इसी में से एक कविता मैं सुनाने जा रहा हूँ। याद करो वो संस्कृति और वो जमाना, करते थे हम दूर से प्रणाम, नहीं पड़ता था हमें हाथ मिलाना। कोरोना की वजह से आया वो जमाना, चलो अपनी संस्कृति को वापस लाने का कोई तो मिला बहाना। जैसे तैसे करके कोरोना है हमें भगाना, जैसे तैसे करके कोरोना है हमें भगाना, मिलजुल के देश को है बचाना, वो भारत वर्ष पुराना हमें वापस फैलाना। खाने पीने की बाहरी चीजों पर हमें रोक है लगवाना, अपनी कृषि की उपज को है बढ़ाना, मेहनत करके रोजी रोटी है कमाना, देसी खाना देसी गाना है बजाना, देसी पहनावा है हमें अपनाना, स्वयं कमाओ स्वयं खाओ ऐसा नारा है बनाना, वो भारत वर्ष पुराना हमें वापस है लाना। देश में लगाओ हर कारखाना, विदेशी सामान का बहिष्कार है करवाना, देशी सामान है बिकवाना, फिर विदेशों में हमारा कम होगा आना जाना, कोरोना जैसे वायरस को नहीं बन पाएगा ठिकाना, ऐसे अपना देश महान है बनाना, वो भारत वर्ष पुराना हमें वापस है लाना, वो भारत वर्ष पुराना हमें वापस। और इस चुराई बोली ने ही मुझे ज्यादातर पहचान दिलाई है। वृक्ष जो है हमारे पर्यावरण का एक अहम हिस्सा है। तो इसी के संदर्भ में मैंने लिखी है चुराई बोली में कि चुरा मज बना लेना अक असुगुट, सबना भोगाणु अक जुट, जेनी बाडो फालतू बुट, 10 बादे हाथ गुट। जीवन हुयो न एत्रे लुट, क्योंकि अगे बूटे आंदे ना असारी जान, तो इन्हें रखना असु चाहिए ध्यान, बूटा केरी हवाई ला छेड़ देंदे जान, इन्हें लक ले ला बना दे रोटी घरे खान, ये तलाक देखिए बेजुबान पर इन्हें भी भून दे जान।
जेनी फालतू बोतलां बाटो से आंसू न छाड़ो भाई क्या है चुरा मज लादी सबना मेनू आटा पोटे पर कौमे न गायो छोटे कौन छुट्टियों बाद मज पोटे जेनी फिर लगोरे पोटे सोटे पोटे तसरे कल करने पोटे बोले जीवे जीवे पोटे लगोरे पोटे बहुत बढ़िया सर बहुत जबरदस्त थैंक यू सर बुटला हवा चलते बिल्कुल शुद्धता दे जीने में हिमाचल में एक बड़े सुखासियत है कि हमारी जो प्रकृति है बड़ी अच्छी है बुटला हवा चलती शुद्ध छेड़ दे शुद्ध खुद विशाख पर खिले सब के खुद बन गए को भी नहीं बनियो है बॉस जेनी बाटा तोस दस खिला देना बॉस जेनी बाटा क्या दस बिन हाथ जुबा दिया मार जेनी बाटा रे दस निकाह वहीं पे जेनी बाटा जेमू दस खिला दिया बेमू जेनी बाटा गू दस निदे दिया पिपलिया के रधू जेनी बाटा बेई सेकारा को हाथ गई जेनी बाटा पंज दस पंज छोटे दिया गने करे पंज जेनी बाटा में दस साउ में दिया को भी भाबे बहुत बढ़िया जेनी बाटा प्याक तसरे रखा ताक दस ने दे दिया तलाक जेनी बाटा जीव दस निला दिया कर्फ्यू जी दस हर टाइम बुझो जीव जेनी बाटा धूड़ा दस ने दे दिया मूड़ा पर गे देना जेनी बाटा क्रोम दस करे रखा गुम जेनी बाटा कैल तसरे ले गैल एते बना एते पा खेल जी निकलेगा यो तसरा तेल बुटला छेड़ दे तो हवा पाने औ नहीं बोलता जाने ता अबे हर बनिया बचाने ना फिर आसू से दी पुलिस आ मगाने तस पन से दे मारा बचाने सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अंधेरा चाहे जितना भी हो, अंधेरा चाहे जितना भी हो, उजाला आके रहेगा, उजाला आके रहेगा। विश्वास रखो देश वालों, विश्वास रखो देश वालों, कोरोना जाके रहेगा। सावधानी को बनाओ हथियार, सावधानी को बनाओ हथियार। मास्क दूरी को औजार, मास्क दूरी को औजार। सही सफाई दिनचर्या से प्यार, सही सफाई दिनचर्या से प्यार। कोरोना मुक्त होगा संसार, कोरोना मुक्त होगा संसार। सबको समझना पड़ेगा, सबको समझाना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा, सबको समझाना पड़ेगा। नए परिवेश में खुलकर, नए परिवेश में खुलकर कोरोना व्यवहार को अपनाना पड़ेगा, कोरोना व्यवहार को अपनाना पड़ेगा। सब कर लो दिल से यकीन, सब कर लो दिल से यकीन। कोरोना भगाने आ गई वैक्सीन, कोरोना भगाने आ गई वैक्सीन। देशभक्ति की अखर जगा लो, देशभक्ति की अलख जगा लो। कोरोना भगा। आदरणीय अध्यापक और मुख्य अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि हम सभी इस प्रतियोगिता कार्यक्रम को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो इस अवसर पर मैं भारत में महिला सशक्तिकरण पर अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। महिलाएं हैं देश की तरक्की का आधार, महिलाएं हैं देश की तरक्की का आधार। उनके प्रति बदलो अपने विचार। प्राचीन युग से हमारे समाज में नारी का विशेष स्थान रहा है। पौराणिक ग्रंथों में नारी को पूजनीय एवं देवी के समान माना गया है। हमारी धारणा यही रही है कि जहाँ पर समस्त नारी जाति को प्रतिष्ठा व सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, वहीं पर देवता निवास करते हैं। स्त्री कभी नहीं है, उसे हराया जाता है। समाज क्या कहेगा यह कहकर बचपन से डराया जाता है। समाज क्या कहेगा यह कहकर बचपन से डराया जाता है। कोई भी परिवार, समाज तथा राष्ट्र तब तक सच्चे अर्थों पर प्रगति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है जब तक नारी के प्रति भेदभाव, निरादरा और हीन भावना को त्याग न दे।
Do not let anyone say that you are weak because you are a woman. अर्थात किसी को सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा सर, जो सर से आज प्रेरणा हमें मिली, जो हमें मिलनी चाहिए थी। मैं भी 10वीं पढ़ा हूँ और जो इस चीज़ का जो लेवल है संगीत का वो बहुत बड़ा है, और मैंने 10वीं में पढ़ाई छोड़ दी। और वही बात हुई कि हमारे जो पेरेंट्स थे, शायद उनको हम इसके बारे में या दोष नहीं देंगे, क्योंकि उनकी जो मेंटलिटी थी, जो सोच थी, वहीं तक थी, और वो भी हमें आगे लेके नहीं आए। तो ये जो लेवल था ये बहुत बड़ा लेवल था, और मैंने 10वीं में छोड़ दी पढ़ाई। अगर +2 तक जाता तो शायद अपना जो कैरियर था उसको मैं बना पाता। और यही वजह रहती है, तो छात्रों के लिए यही कहना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई ना छोड़ें। जो ये ऑनलाइन पढ़ता है ना, ये यूट्यूब पे फर्क पड़ता है इस चीज़ का, तो सिर्फ 1-2 लाइन आवो तजा शिवा मेरे संजारिया बेला लेबो स्वामी हो शिवा मेरे लेबो स्वामी तेरा बोलो कुनिए परोथे शिवा तेरा मंडल जे लिखे कुनिए था वो शिवा मेरे कुनिए था गुंदी फूल माला आवो तजा शिवा मेरे संजारिया बेला लेबो स्वामी वो शिवा मेरे लेबो स्वामी तेरा बोलो क्या हूँ मैं, कौन हूँ मैं, ये सवाल करती हूँ मैं। तुम नारी हो, लाचार हो, बेचारी हो, बस यही जवाब सुनती हूँ मैं। तुम नारी हो, लाचार हो, बेचारी हो, बस यही जवाब सुनती हूँ मैं। जब बड़ी हुई समाज की रस्मों को जाना, अपने ही स्वयं में मैंने अपने सवालों का जवाब पहचाना। मैं नारी नहीं, मैं नारी हूँ, लाचार नहीं, बेचारी नहीं। मैं धधकती चिंगारी हूँ, छेड़ो नहीं जल जाओगे, मैं धधकती चिंगारी हूँ। मैं नारी हूँ, मैं दुर्गा और काली हूँ, माता पिता का अभिमान हूँ, इस देश की शान हूँ। मैं नारी हूँ, इस देश का स्वाभिमान हूँ। सर्वप्रथम आप सब यही सोच रहे होंगे, नारी सशक्तिकरण का अर्थ क्या है। नारी सशक्तिकरण अर्थात महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य करने का अधिकार ही नारी सशक्तिकरण है। अब आप सोच रहे होंगे इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि अभी भी समाज में कुछ ऐसे तत्व हैं जो सोचते हैं एक बेटी एक बेटे के समान नहीं होती। कभी कभी मन में सवाल आता है क्यों एक बेटी को बेटे से कम समझा जाता है। अब जरूरत है महिलाओं को सशक्त बनाने की, अब हर किसी को जगना होगा और सभी को जगाना होगा। इस विषय को मैंने इसीलिए चुना है क्योंकि मैंने अपने आसपास देखा है, लोग जब देखो तब गंदगी ही फैलाते रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इस गंदगी से उन्हें कई सारी बीमारियां हो सकती है। जैसे महोदय श्रीमान KR सोनी ने कहा कि पेड़ों में भी जान होती है, उसी तरीके से वो लोग भी वनों को नष्ट कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर वो एक पेड़ काट रहे हैं तो बदले में उन्हें कितने पेड़ लगाने चाहिए। और कहा जाए तो बदले में हमें एक पेड़ के बदले हमें कई सारी रख लीजिए 10 पेड़ लगाने चाहिए। और इसी तरीके से सब लोग गंदगी फैलाते रहते हैं, प्रदूषण होता रहता है। जैसे फैक्ट्रियों में कोई काम चल रहा है तो उसका गंदा पानी भी जाके नदियों में मिल जाता है। अब उदाहरण के लिए ले लीजिए कि गंगा ही नदी, अगर हम किसी से पूछे कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है तो हर कोई कहेगा कि गंगा नदी। लेकिन क्या आप सब जानते हैं कि गंगा नदी आजकल प्रदूषित नदियों की लाइन में आती है, उसमें भी हर कोई कचरा फेंकता जा रहा है। हर कोई ये नहीं सोचता कि भाई जिस नदी को हम पवित्र कहते हैं वो आजकल प्रदूषित नदियों की संख्या में आती है।
हर कोई कहता है कि भाई मच्छरों का डर रहता है, मच्छरों का डर रहता है, और इसके भागीदारी भी आप खुद ही हैं, क्योंकि हम अपने घर के आगे गंदगी डालते हैं। किचन का बचा हुआ खाना, बासी खाना हम बिना मतलब के कहीं ना कहीं फेंक देते हैं, नालियों में गंदगी फैलाते हैं, उससे मच्छर फैलते हैं और मच्छरों के काटने का डर रहता है, जिसकी वजह से हम कई सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। धन्यवाद। थोड़ा सा कविताएं वगैरह लिखने का भी प्रयास करता हूँ। हमारे KR सोनी जी हमारे वरिष्ठ कवि जो हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, और हमेशा इनके पद चिन्हों पर जो है वो चल के हमने कोशिश की है कि जो भी कुछ रचा जाए, लिखा जाए, उसको समाज सुधार के लिए आगे थोड़ा सा इनके लोगों के बीच में रखा जाए। तो इसी कड़ी में जो है मैं अपनी एक कविता जो मैंने लिखी है मैं पढ़ के बताऊंगा। सभी कृपया ध्यान दें, अगर अच्छा लगेगा तो हौसला अफजाई जरूर करिएगा। तो मेरी कविता जो है वो विषय जो है वो मेरी कविता का जो शीर्षक है वो है मेरा नया भारत कैसा हो। क्योंकि आज का जो दिवस है वो कुछ देशभक्ति के ऊपर ज्यादा फोकस रहा है आज, क्योंकि हमारे जो जगदीश भाई सोनी जी हैं उन्होंने भी देशभक्ति गाना गाकर जो है वो माहौल को देशभक्तिमय कर दिया है। इनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। तो मेरी कविता भी देशभक्ति से ही ओतप्रोत है। तो कविता का शीर्षक जो है वो मेरा नया भारत कैसा हो, ये जो है वो शीर्षक है। तो कविता पढ़ूंगा आगे। एकता कण कण में हो, अखंडता हर धड़कन में हो। एकता कण कण में हो, अखंडता हर धड़कन में हो। लगन मेहनत समर्पण में हो, आदर सत्कार हर दर्पण में हो। सृजनशील हर प्राण हो, सृजनशील हर प्राण हो। कर्मशील यहाँ इंसान हो। बुद्ध बने प्रबुद्ध सभी, बुद्ध बने प्रबुद्ध सभी। हर सोच में समाया राम हो। बुद्ध बने प्रबुद्ध सभी, हर सोच में समाया राम हो। धम्म का प्रचार करता सम्राट अशोक महान हो। वीरता हो शौर्य में, वीरता हो शौर्य में, वीरता हो शौर्य में। हर सैनिक चंद्रगुप्त मौर्य हो। तपस्वी मुनि जैसे शक्य हो, तपस्वी मुनि जैसे शक्य हो। कूटनीति में हिंद चाणक्य हो। तपस्वी मुनि जैसे शक्य हो, कूटनीति में हिंद चाणक्य हो। मातृशक्ति का सम्मान हो, मातृशक्ति का सम्मान हो। मातृत्व भारत का अभिमान हो। मातृशक्ति का सम्मान हो, मातृत्व भारत का अभिमान हो। झांसी रानी हर नारी हो, झांसी रानी हर नारी हो। कल्पना चावला की जैसी उड़ान हो। झांसी रानी हर नारी हो, कल्पना ही महान हो। नफरतों को जो खत्म करे, फिर विवेकानंद कोई महान हो। आर्थिकी सुदृढ़ बने, आर्थिकी सुदृढ़ बने। विश्व गुरु फिर हिंदुस्तान हो। वहाँ पे तो क्यों ना माहौल को थोड़ा चुराई किया जाए। तो मैंने 4 लाइनें लिखने की कोशिश की है। तो थोड़ा व्यंग्यात्मक तरीके से मैंने चुराई। मैं कई बार हमारे समाज में जो है वो नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कई लोग करते हैं, या नशे की प्रवृत्ति या इस तरह, तो उस पर थोड़ा व्यंग्य के रूप में मैंने चुराई। मैं थोड़ी लिखने की कोशिश की हो रही है। तो गुरु जी थोड़ा आप भी समझने की कोशिश करिए, है ना। हाँ। तो शीर्षक है कि भाया के निभा परेशान, है ना। शीर्षक का भाया के निभा परेशान। भाया के निभा परेशान, झली है मैं पेशे भाया।
झली एमे बेशे भाया सारे झमेले आंदे मोह माया भगता उठेला कुछ करेला ताए धोड़ा कुछ समाधान भाया की निभा परेशान ता झूले छना ब्रह्म ही पाड़े जिंदगी रा असली मतलब पछाण भाया की निभा परेशान। धन्यवाद। जय श्री राम। वंदे वंदे वंदे। थैंक यू। ऑल द सोसाइटी एंड वर्ल्ड। शिक्षा ही वो हथियार है जिससे हम समाज में अमूल्य पूर्व परिवर्तन ला सकते हैं। एजुकेशन इज द कल्चर ऑफ माइंड एंड डेवलपमेंट ऑफ हार्ट। शिक्षा ही वो है जिससे आप दिल से कितने सभ्य हैं और दिमाग से कितने विकसित हैं। बेशक आप डीसी किसी वृद्ध आदमी को अगर बैठने के लिए और उसके कार्य को 2 घंटे की अपेक्षा 10 घंटे में करते हैं तो वो शिक्षा व्यर्थ है। शिक्षा वही है जो समाज का उत्थान करती है, व्यक्ति का उत्थान करती है। आप में से आप भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। बसवन से आप से नंबर 3 छापा दूसरा। और युवाओं के लिए मोटिवेशन के इस तरह के